हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। मेंटेनेंस होता क्या है, क्या डेफिनेशन लॉ ने दिया है मेंटेनेंस के बारे में, कहाँ कहाँ मेंटेनेंस, किन किन लॉज में मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है, और कोर्ट जब मेंटेनेंस ग्रांट करती है तो किन बातों को कंसीडर किया जाता है या किन बातों का ध्यान रखा जाता है कोर्ट के द्वारा। इन चीजों को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे आज की क्लास में। बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो आप अगर देखेंगे लॉज को, जहाँ पे भी मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया है, कहीं पे भी बड़ा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया है कि एग्जैक्टली आप डेफिनेशन दे के आप या वो प्रोविजन दे के आप ये नहीं बता पाएंगे कि मेंटेनेंस एक्चुअल में क्या होता है। एक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में डिफाइन थोड़ा सा किया हुआ है, बट वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। उसमें ये बताता है कि मेंटेनेंस के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा। उस डेफिनेशन में आने से पहले अगर मैं मेंटेनेंस को अपने शब्दों में डिफाइन करूं, अपने वर्ड्स में डिफाइन करूं, तो एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा। तो घर होना चाहिए, छत एक होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, फूडिंग, अगर मेडिकल कोई ट्रीटमेंट है, कोई दवा ववा चल रही है तो वो होना चाहिए, बच्चे हैं तो एजुकेशन होना चाहिए। बेसिक चीजें तो यही है ना। तो बेसिक नेसेसिटी जो है वही मेंटेनेंस कहलाता है। उसी को प्रोवाइड करना इज कॉल्ड मेंटेनेंस। अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस को जो डिफाइन किया है, तो उसमें ये कहता है कि फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस। वो ये नहीं बताता है कि मेंटेनेंस है क्या, वो ये बताता है, कुछ लिस्ट दे रखी है और वो बताता है कि भाई ये सारी चीजें मेंटेनेंस के डेफिनेशन में आ जाएंगी। अब वो क्या क्या चीजें हैं, तो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि घर, लॉजिंग, छत होना, दूसरा फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई दवाई चल रही है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चे हैं तो एजुकेशन, और अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसकी शादी का जो खर्चा आता है वो भी मेंटेनेंस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अब बात आती है कि मेंटेनेंस दिलवाया कब जाता है। तो बहुत सीधा इसका कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि जिस व्यक्ति के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है अपने डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने की, अगर वो व्यक्ति मेंटेन करने से मना कर देता है, डिनाई कर देता है, रिफ्यूज करता है या इग्नोर करता है, तो जो डिपेंडेंट्स हैं वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। रेलेवेंट सेक्शन में, रेलेवेंट लॉ में कोर्ट को अप्रोच करेंगे और जज साहब से कहेंगे, जज साहब ये व्यक्ति, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे मेंटेन करने की, मुझे बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करवाने की, बट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, तो कृपया करके आप हमें मेंटेनेंस दिलवाएं। अब कौन कौन से लॉज में, किन किन लॉज में प्रोविजन दिया है मेंटेनेंस का, उसके बारे में बात करें तो मेंटेनेंस सिविल लॉ में भी दिया गया है मेंटेनेंस का प्रोविजन, और क्रिमिनल लॉ में भी दिया गया है मेंटेनेंस का प्रोविजन। सिविल लॉ में कहाँ है, तो सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 24 एंड 25 हिंदू मैरिज एक्ट, ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जहां वाइफ हस्बैंड से तो मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। और किसी भी सेक्शन में हस्बैंड को ये राइट नहीं दिया गया है मेंटेनेंस मांगने का। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और 25 में हस्बैंड अपने वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है, डिमांड कर सकता है। तो पहला मैंने बताया हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 25। दूसरा है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, और साथ में अगर हस्बैंड नहीं है तो अपने फादर इन लॉ से भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। ये तो थे सिविल साइड वाले। क्रिमिनल साइड वाले में अगर देखा जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125 बात करता है मेंटेनेंस की। प्रोविजन कहाँ से, सेक्शन 125 से 128, 125 टू 128 दिया हुआ है, बट जो 125 है वही मेन प्रोविजन है मेंटेनेंस का। आज हम सेक्शन 125 पे ही डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। सेक्शन 125 तब अप्लाई होगा जब जिस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने की,
वो मेंटेनेंस नहीं देता, या डिनाई करता है, इग्नोर करता है, रिजेक्ट कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। तो अब सबसे पहला सेक्शन 124 जब आप देखेंगे तो उसमें तीन कैटेगरी दी हुई है कि इस कैटेगरी में फॉलो होने वाले लोग कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। ये डिपेंडेंट्स की कैटेगरी है। डिपेंडेंट्स कौन? जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनके पास खुद इतना सफिशिएंट मींस नहीं है, इतनी अर्निंग नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर सकें या अपना एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। अब वो तीन कैटेगरी कौन कौन है? तो सबसे पहली कैटेगरी में वाइफ आती है। वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। वाइफ का राइट है, शी कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड under section 24 25 of Hindu Marriage Act, under section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act, and even under section 125 CRPC as well. साथ में सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि एक वीडोड वाइफ भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस डिमांड करने के लिए अपने, नॉट वीडोड रादर डिवोर्स वाइफ भी एंटाइटल्ड है अपने डिवोर्स हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, अगर डिवोर्स हो भी चुका है और वाइफ ने रीमैरिज नहीं करी है, तो अपने डिवोर्स हस्बैंड से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। शर्त ये है कि उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं होना चाहिए खुद को मेंटेन करने के लिए। तो वाइफ का हमने देखा, लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए। और दूसरा, एक अगर डिवोर्स्ड वाइफ है और उसने रीमैरिज नहीं किया है तो अपने डिवोर्स हस्बैंड से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दूसरी जो कैटेगरी है वो चिल्ड्रन की आती है। चिल्ड्रन कौन से? तो माइनर चिल्ड्रन। माइनर का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिन्होंने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है, 18 साल से कम उम्र के हैं। तो वो चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, दे कैन आस्क मेंटेनेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज करते हैं मेंटेनेंस देने के लिए, तो चिल्ड्रन कैन अप्रोच कोर्ट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो चिल्ड्रन में कौन कौन आएगा? सबसे पहला लेजिटिमेट, फिर इलेजिटिमेट, ये तो माइनर हो गए। अगर मेजर है तो वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जो 18 साल की उम्र तो क्रॉस कर चुका है लेकिन वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, तो सेक्शन 125 में अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग सकता है। और अनमैरिड डॉटर, किसी भी एज की हो, माइनर हो मेजर हो, इट डजेंट मैटर, अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की होती है, और शादी के बाद मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की हो जाती है। तो अगर अनमैरिड डॉटर है, उस केस में शी कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर ऑल्सो। तो हमने वाइफ का देखा, चिल्ड्रन का देखा। चिल्ड्रन में लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, माइनर होने चाहिए। मेजर है तो फिजिकली और मेंटली डिसेबल होना चाहिए, या तो अनमैरिड डॉटर। और जो थर्ड कैटेगरी है वो पेरेंट्स की कैटेगरी। अगर पेरेंट्स एज्ड पेरेंट्स हैं और उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो अपने सन या डॉटर जो भी है उससे मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी। पुराना अगर कॉन्सेप्ट, अगर पेरेंट्स का हम देखें तो सिर्फ सन वाज लाइबल टू मेंटेन हिज और हर हिज पेरेंट्स। डॉटर पहले लाइबल नहीं थी। सेक्शन 2005 का अमेंडमेंट आया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और डॉटर को कोपार्सनर बना दिया गया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डॉटर अपना पोर्शन क्लेम कर सकती है। उसको भी एक पोर्शन दिलवा दिया गया कि आप भी कोपार्सनर हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो आप उसमें पार्टीशन करवा के अपना शेयर ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि डॉटर, व्हेन शी कैन क्लेम पोर्शन ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसका राइट भी तो, जब उसका राइट जनरेट होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए ना कि अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने का। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप अपना राइट एंजॉय करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देंगे। तो डॉटर, बिकॉज
बिकॉज शी हैज बीन मेड अ को पार्टनर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि अगर आपके एज्ड पेरेंट्स हैं और उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमने इस तरीके की तीन कैटेगरी देखी वाइफ की, जिसमें डिवोर्स्ड वाइफ भी है, चिल्ड्रन, और साथ में एज्ड पेरेंट। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से कोर्ट को पावर है सेक्शन 125 के केसेस का कॉग्निजेंस लेने का? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके नीचे का कोर्ट नहीं देख सकता। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सेक्शन 125 में पावर दिया गया है कि मेंटेनेंस के केसेस का कॉग्निजेंस लेने का। मेंटेनेंस ग्रांट करते वक्त कोर्ट किन किन चीजों का ध्यान रखेगा? तो सबसे पहला तो वो ये देखेगा कि भाई जिस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है मेंटेन करने की, क्या उसके पास इतना प्रॉपर्टी है कि वो मेंटेनेंस दे सके? क्या वो इतना कमा रहा है, या उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इतना उसके पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि वो मेंटेनेंस दे सके? सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, उसका सोशल स्टेटस देखा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी। साथ में ये भी देखा जाएगा कि क्या उसके ऊपर कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है, कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिनको वो ऑलरेडी मेंटेन कर रहा है। और साथ में जो डिपेंडेंट है, जिसे मेंटेनेंस दिलवाना है, जिसने सेक्शन 125 में क्लेम किया है मेंटेनेंस, उसका भी सोशल स्टेटस देखा जाता है, उसका एजुकेशन देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या उनके पास सफिशिएंट मींस है जिससे वो खुद को मेंटेन कर सकें या नहीं। ये दोनों फैक्टर्स, दोनों पार्टीज के फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करेगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक बार अगर मेंटेनेंस कोर्ट ने दिलवा दिया तो उसको ऑल्टर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर पार्टीज के पोजीशन में या सिचुएशन में आगे चल के किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आता है तो इस ग्राउंड पे कोर्ट मेंटेनेंस को ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब वाइफ सेक्शन 125 में वाइफ जो मेंटेनेंस क्लेम करती है उसमें कुछ ऐसे ग्राउंड दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स पे कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वाइफ ने एप्लीकेशन लगाया तो कोर्ट मेंटेनेंस दिलवाएगा ही दिलवाएगा। तीन ऐसे ग्राउंड हैं जो ग्राउंड अगर एग्जिस्ट करेंगे तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है सेक्शन 125 में। पहला ग्राउंड है अगर वाइफ अडल्ट्रस लाइफ जी रही है। अडल्ट्रस लाइफ का मतलब है कि उसका अपने हस्बैंड के अलावा भी शादी के बाहर दूसरे लोगों से संबंध है, रिलेशन। तो अगर वाइफ अडल्ट्रस लाइफ जी रही है तो उस ग्राउंड पे कोर्ट मेंटेनेंस देने से डिनाई करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे कि एक बार ही अडल्ट्री करी है, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे वाइफ ने अडल्ट्री कर रखी है, तो सिर्फ उस ग्राउंड पे कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता मेंटेनेंस देने से। एक बार वाला बड़ा माइन्यूट सा है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन बार बार वो ऐसी लाइफ जी रही है, बार बार वो यही एक्टिविटी कर रही है, तो फिर उस ग्राउंड पे कोर्ट रिफ्यूज कर देगा मेंटेनेंस देने से। पहला ग्राउंड एडल्ट्री। दूसरा, हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रह रहे हैं एक दूसरे से। तो जब आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रह रहे हैं तो फिर मेंटेनेंस वहां पे आप क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप कर भी नहीं है तो इस ग्राउंड पे कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है आपको मेंटेनेंस दिलवाने से। और थर्ड, अगर वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उसके पास कोई भी जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है, कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है, फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ ना रह के अलग रह रही है, तो इस इन तीन ग्राउंड्स पे कोर्ट को अगर ठीक लगता है, जस्टिफाइड लगता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट डिनाई कर देगा कि भैया हम आपको मेंटेनेंस नहीं दिलवा सकते। अब एक सिचुएशन ऐसी उठी कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें ये इशू अराइज हुआ कि सेक्शन 125 जो ये बात करता है, पर्टिकुलरली फर्स्ट वाला क्लॉज जो ये बात करता है कि हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन हिज वाइफ वेदर दिस पोर्शन इज एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम्स और नॉट।
क्योंकि देखा जाए तो शादी क्या है, वो पर्सनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। हिंदूज का अलग रीति रिवाज है, मुस्लिम्स का अलग रीति रिवाज है, क्रिश्चियंस का अलग, ऐसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से शादियां होती हैं। और शादी के बाद ही हस्बैंड लाइबल होता है मेंटेन करने के लिए। तो मेंटेनेंस भी पर्सनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर हुआ। और मुस्लिम्स ने कहा कि भाई ये तो हमारे पर्सनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है, 125 को हम नहीं माने, दिस इज नॉट अप्लीकेबल ऑन अस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, ऐसा आप नहीं कह सकते। एक केस आया, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि और सेक्शन 125 आपके आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दिस सेक्शन इज ऑफ सेक्युलर नेचर, ये सेक्युलर नेचर का सेक्शन है। इसका रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप इंडियन हैं तो 125 सीआरपीसी आप पे अप्लाई होगा ही होगा। इस तरीके से ये डिस्प्यूट यहाँ पे रिजॉल्व। फिर एक और इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 125 का, जो लिव इन रिलेशनशिप्स आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा चलन में है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली फीमेल क्या अपने मेल पार्टनर से सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती है? चनमुनिया वर्सेस चनमुनिया का केस था, जिसमें एक फीमेल ने अपने लिव इन पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम किया था अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। मेल पार्टनर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई ये तो लीगली वेडेड वाइफ के बारे में बात करता, हमारी तो शादी ही नहीं हुई है, हम तो लिव इन में रहते थे, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे मेंटेनेंस का सस्टेन ही नहीं करना चाहिए सेक्शन 125 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स, वो लड़का और लड़की, आसपास के लोगों के द्वारा इस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं जैसे कि हस्बैंड और वाइफ है, तो फिर इस सिचुएशन में जो फीमेल पार्टनर है वो अपने मेल पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनके आसपास जो लोग हैं वो उन्हें हस्बैंड और वाइफ के तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो फीमेल पार्टनर है वो अपने मेल पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो थोड़ा सा ये भी है कि थोड़े एक लंबे समय तक दोनों को साथ में रहना है, तभी तो हस्बैंड वाइफ के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो एक लंबा समय बीत जाना चाहिए आपका एक साथ में रहते हुए रहना। तो ये था आज का लेक्चर मेंटेनेंस के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।